नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आशा है कि आप लोग इस भीषण संकट के समय में स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 10वीं में व्याकरण में जो एक पार्ट है वाक्य रचना के आधार पर वाक्य भेद, उस पर परिचर्चा करने वाले हैं। मैं अरुण कुमार मिश्रा, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सागर, आप लोगों को रचना के आधार पर वाक्य भेद पर संक्षिप्त परिचर्चा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वाक्य किसे कहते हैं, सबसे पहला विषय ये है। तो ऐसा सार्थक शब्द समूह जो क्रमबद्ध होकर हो तथा संपूर्ण आशय को प्रकट कर सके, वाक्य कहलाता है। वाक्यों का विभाजन दो प्रकार से किया गया है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं और रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं। आपने कक्षा 9th में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ लिए हैं। सरल वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक, संदेहसूचक वाक्य। इस तरह से अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 प्रकार आप पढ़ चुके हैं। अब हम कक्षा 10वीं में रचना के आधार पर वाक्यों के क्या भेद होते हैं और कितने होते हैं, इस पर एक परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले वाक्य के बारे में एक हल्की नज़र डाल लेना जरूरी है। वाक्य के मूल एवं अनिवार्य घटक, घटक का मतलब होता है पार्ट। तो वाक्य के जो मूल और अनिवार्य घटक हैं वे हैं कर्ता एवं क्रिया। इन दोनों को मिलकर ही वाक्य की रचना होती है। कर्ता मतलब करने वाला और क्रिया मतलब कोई कार्य। कहीं कहीं पर संक्षिप्त एक शब्द में भी वाक्य होते हैं। जैसे शिक्षक ने पूछा कि आपने पढ़ लिया, तो आप बोलते हैं हाँ। तो ये हाँ जो शब्द है ये अपने आप में एक वाक्य है, लेकिन ये रचना के आधार पर वाक्य भेद में नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम रमा मिली, जो अनिवार्य घटक हैं कर्ता एवं क्रिया। रमा मिली, इसमें रमा क्या है, कर्ता है, और मिली क्या है, क्रिया है। तो रमा मिली मिलकर एक वाक्य बना। सुनीता कर्ता है, गाएगी क्रिया है। तुम कर्ता है, खाओ क्रिया है। आप कर्ता है, बैठे क्रिया है। इस तरह से वाक्य के जो अनिवार्य घटक हैं वे होते हैं 2, कर्ता एवं क्रिया। लेकिन वाक्य की संरचना, उसे पूर्णता प्रदान करने के लिए, वाक्य को विस्तार देने के लिए वाक्य को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उद्देश्य और विधेय। कर्ता और क्रिया पक्ष के अनुसार वाक्य के 2 पक्ष हो जाते हैं। पहला पक्ष क्या कहलाता है, उद्देश्य, और दूसरा पक्ष क्या कहलाता है, विधेय, है ना। उद्देश्य और विधेय। अब ये उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आ जाते हैं। कर्ता का विस्तार में क्या क्या शामिल होता है, कर्ता के विस्तार में शामिल होता है विशेषण, जो कर्ता की या क्रिया की विशेषता बतलाए। संबंध बोधक, संबंध बोधक जो अव्यय होते हैं वे भी वाक्य के विस्तार में आते हैं, उद्देश्य में आते हैं। और भावबोधक, भावबोधक यानी वाक्य का भाव बताने वाले जो शब्द हैं वो भी उद्देश्य में आते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, तो इसमें उद्देश्य क्या होगा, राम ने संबंध बोधक अव्यय है और फिर उसके बाद विस्तार किया गया है वाक्य का, तो ये उद्देश्य कहलाएगा। अगला जो पार्ट होता है वाक्य का भाग, वो कहलाता है विधेय।
उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ? क्रिया और क्रिया का विस्तार, कर्म और कर्म का विस्तार। गांव का पहलवान बलवीर कुश्ती खेलेगा। गांव का पहलवान बलवीर उद्देश्य है और कुश्ती खेलेगा इसमें विधेय है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उद्देश्य और विधेय बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा इन्हें और स्पष्ट कर देते हैं। एक वाक्य दिया है, वाक्य है मेहनती व्यक्ति सफल रहता है। तो इसमें उद्देश्य मतलब कर्ता क्या है? व्यक्ति। और उद्देश्य का विस्तार क्या है? विशेषण का काम किसने कर दिया यहाँ पर? मेहनती। सफल रहता है इसमें विधेय का काम कर रहा है। चतुर बीरबल मंत्री बनने में सफल रहा। तो इसमें उद्देश्य क्या है? बीरबल। और चतुर क्या है? विशेषण। मंत्री बनने में सफल रहा, ये उसका विधेय है। पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण का वध किया। श्री राम क्या है? इसमें उद्देश्य हैं। उनके लिए विशेषण क्या प्रयोग किया गया है? पुरुषोत्तम। और रावण का वध किया, क्रिया का विस्तार है। उद्देश्य बेटा, राहुल का बेटा बाजार गया। तो इसमें उद्देश्य क्या है? बेटा। किसका? उद्देश्य का विस्तार है राहुल का। बाजार गया, ये क्या है? विधेय है। तो यहाँ पर उद्देश्य का विस्तार विधेय के रूप में किया गया है। अगला जो वाक्य और परिचर्चा करते हैं उद्देश्य और विधेय पर। सविता पुस्तक लिखती है। सविता उद्देश्य है, पुस्तक लिखती, पुस्तक विधेय का विस्तार है और लिखती है विधेय है। देखो यहाँ परिवर्तित हो गया है ना, उद्देश्य और विधेय का विस्तार अलग अलग परिवर्तित हो गए। सविता मतलब कर्ता, विधेय का विस्तार पुस्तक, लिखती है विधेय। ठीक है। रवि लिखकर ही उठेगा। यहाँ पर रवि क्या है? उद्देश्य है। लिखकर ही विधेय का विस्तार है और उठेगा विधेय होगा इसमें। लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। तो लड़के जो हैं वो क्या हैं? इसमें उद्देश्य हैं। फुटबॉल विधेय का विस्तार है और खेल रहे हैं विधेय है। शेखर धीरे धीरे पढ़ता है। शेखर उद्देश्य है, धीरे धीरे विधेय है, विधेय का विस्तार है और पढ़ता है इसमें विधेय है। इस तरीके से ये वाक्यों में उद्देश्य और विधेय के बारे में स्पष्ट जानकारी दे दी गई है। अब हम आते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद पर। तो रचना के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इनके बारे में विस्तार से जानने के लिए चलते हैं। सरल वाक्य क्या है? वे वाक्य जिनमें मुख्य क्रिया एक ही होती है और एक ही कर्ता होता है, सरल वाक्य कहलाते हैं। पानी बह रहा है। तो इसमें पानी बह रहा है, इसमें मुख्य क्रिया एक है, क्या? बहना। और पानी इसमें उद्देश्य का काम कर रहा है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे क्या है? उद्देश्य हैं और खेल रहे हैं इसमें विधेय है। इस तरीके से सरल वाक्य बिल्कुल सरल ही होते हैं। राम गेंद से खेलता है। रावण तीनों लोकों का स्वामी बनना चाहता था। वह प्रतिदिन घर का कार्य करने के बाद भी समय पर कार्यालय पहुंचती है। ये तीनों सरल वाक्य के उदाहरण हैं। इसके बाद अगला जो वाक्य है वो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य, ध्यान रखेंगे आप लोग, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों के द्वारा जुड़े रहते हैं। योजक शब्द क्या होते हैं? जो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अतः इत्यादि योजक शब्द होते हैं।
योजक शब्द समुच्चय बोधक अव्यय भी होते हैं। अव्यय पढ़े होंगे आप लोगों ने, जिनमें काल लिंग वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उनका अर्थ ज्यों का त्यों रहता है, तो वे कहलाते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। मुझे बुखार था, मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। अब इसमें इसलिए आ गया, इसलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय है और यहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। वह बाजार गया और उसने सामान खरीदा, तो और इसमें आ गया, और जो शब्द है वो समुच्चय बोधक अव्यय है। मजदूर मेहनत करता है परंतु उसे लाभ नहीं मिलता, तो इसमें परंतु शब्द आ गया, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य हैं। बादल घिरे तथा अंधेरा छा गया, तो ये तथा समुच्चय बोधक अव्यय है, दोनों वाक्यों को इसने जोड़ दिया। मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया, किंतु समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग इसमें कर लिया गया, इसलिए ये क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, आप लोग संयुक्त वाक्य समझ गए होंगे। अब है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। इस प्रकार के वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। जो उपवाक्य आश्रित होते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य आपस में व्याधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं। ये योजक जो, जब, तब, जहाँ, वहाँ, की, क्योंकि, अगर, यदि इत्यादि होते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, संयुक्त वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े रहते हैं और मिश्र वाक्य व्याधिकरण योजकों के द्वारा जुड़े होते हैं। ध्यान देंगे आप लोग, व्याधिकरण योजक, ये योजक कौन कौन से हैं? जो, जब, तब, जहाँ, वहाँ, की, क्योंकि, अगर, यदि इत्यादि होते हैं, तो ये कहलाते हैं मिश्र वाक्य। जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई। देखो, जब व्याधिकरण योजक आ गया और तब वह प्रथम आई। जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं। इसमें जो, जैसे ही सूर्यास्त हुआ चारों तरफ अंधेरा छा गया, तो इसमें जैसे शब्द जो आया है वो क्या है? व्याधिकरण अव्यय है। यद्यपि वह दुबला पतला है तथापि वह ताकतवर है। वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। इसमें कभी कभी दूसरा वाक्य जो उपवाक्य है वो प्रधान वाक्य पर आश्रित भी होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मिश्र वाक्य भी बहुत आसानी से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कुछ वाक्यों के उदाहरण दिए जा रहे हैं, अगर आप लोग चाहें तो उन्हें नोट कर सकते हैं और उन्हें संयुक्त और मिश्र वाक्यों में बांट सकते हैं। मैं पढ़े देता हूँ। वर्षा हो रही थी इसलिए वह विद्यालय नहीं गया। तुम उस जगह खड़े रहो जहाँ बस रुकती है। जॉन परिश्रम करता तो सफल अवश्य होता, क्योंकि वह अंधेरे में पड़ता रहा इसलिए अपनी आंखें गंवा बैठा। वह मुझसे कहता है कि आओ। तुम इसलिए महान हो क्योंकि सच बोलते हो। मेरे पाठ्यक्रम में गोदान नामक उपन्यास है जिसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। उसने झूठ बोला इसलिए दंड पाया। जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज़ खरीद सकता है। काफ़ी इनमें अंतर स्पष्ट हो गया कि कौन से संयुक्त वाक्य हैं और कौन से मिश्र वाक्य हैं। इसमें कहीं बीच में सरल वाक्य का भी उदाहरण हो सकता है। तो बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कक्षा को बहुत ध्यान से सुना और वाक्य जो है वो परीक्षा में आपको बहुत सारा वेटेज दिलाने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिजनों की बात मानें और कोरोना महामारी से स्वस्थ रहते हुए वाक्य रूपांतरण सीखें। धन्यवाद।